हमारा वेस्टर्न का और नॉर्दर्न कमांड का जो एरिया है वो साथ में जुड़ता है, मिलता है, तो उसको ओवरलैप करके इस चीज़ को किया जाए ताकि किसी किस्म के फ्लैप्स न हो, बीच में कोई एरिया छूट न जाए। कोई भी ट्रुप्स जब ऊंची हाइट पर होता है तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है दूसरे जो लोअर लेवल उसमें जो ट्रुप्स होते हैं उनको डोमिनेट करने के लिए। तो हमने ये चीज़ें हमने पर्याप्त रूप में कर दी हैं। जिस प्रकार से यहाँ वेस्टर्न फ्रंट में है उसी प्रकार से हमने नॉर्दर्न फ्रंट, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में भी हमने अपने पूरे डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो वहाँ पर भी चाइना हमसे आगे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन आर्मी के एक्स ऑनरी कैप्टन गिरिधर प्रसाद ननवाल जी, जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और खास करके वो विशेषज्ञ भी माने जाते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच की, और उन्होंने काफ़ी वहाँ पर अपनी सेवाएं भी दी और साथ ही उन्हें मालूम है कि वहाँ पर किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजिक रूप से बढ़त बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय हमको दे रहे हैं और आप लोगों तक हम लोग का प्रयास है कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाए, साथ ही जो टेंशन इस वक्त क्रिएट हो रखी है एलएसी में उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में चाइना से कुछ तस्वीरें आई हैं, खास करके एलएसी से तस्वीरें आई हैं, उनमें ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने चुशुल सेक्टर में भारी संख्या में अपने टैंक्स को डिप्लॉय किया और कुछ इमेजेस भी हमारे पास आई है। और ऐसे में यहाँ पर भारत एक ऊंचाई के स्थान पर यानी कि हाइट पर काबिज है और ये भारत ने 28-29 अगस्त की रात को जो हाइट पर कैप्चर किया था उसकी क्या रणनीतिक बढ़त हमें मिल सकती है अगर इन केस हमारी चाइना के साथ फाइटिंग होती है या चाइना के साथ किसी भी स्तर पर युद्ध होता है, क्योंकि चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है कि डोमिनेट कर लिया है भारत ने एक ऊंचाई पर। तो वो किस तरीके से अगर कल को हम तो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन किसी भी स्तर पर अगर कोई आक्रामक कार्रवाई चीन की तरफ से होती है तो वहां पे हमें इस हाइट का क्या फायदा मिलेगा? चाइना की डिप्लॉयमेंट ये सामान्य सी बात है और हमारी भी डिप्लॉयमेंट उस एरिया में काफ़ी हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर दी है। जिस प्रकार से चाइना की एक्टिविटी जो चल रही है, चाइना जिस प्रकार से हरकत कर रहा है, हम उसको काउंटर करने के लिए हमने पर्याप्त अपने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। हमारे टैंक्स हुए, हमारे मैकेनाइज इन्फेंट्री की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और आरटीज गन्स वगैरह वगैरह ये सारी वहाँ पर पहुँच गई। हमारे टैंक्स भी वहाँ पर जो आवश्यक हैं वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर पूरी तरह से हम लोग, दूसरी हमारे पे एक विशेष चीज़ है, हम लोगों ने उनसे ऊंची हाइट्स पर अपने आप को डोमिनेट कर दिया है। इससे चाइना हमारी जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कोई भी ट्रुप्स जब ऊंची हाइट पर होता है तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है दूसरे जो लोअर लेवल उसमें जो ट्रुप्स होते हैं उनको डोमिनेट करने के लिए। तो हमने ये चीज़ें हमने पर्याप्त रूप में कर दी हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और नहीं हमें इस चीज़ से वो करना है। अभी जो आपने कहा कि चाइना की स्ट्रेटजी इसमें क्या हो सकती है या क्या इसमें हो सकता है, देखो चाइना की मैंने पिछले साक्षात्कार में भी आपको बताया था, चाइना अपने जो काउंटर पार्ट है उसको ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। ये उसका एक दिखावा सा है, क्योंकि हमारे पास हम बहुत ज़्यादा क्या शक्तिशाली देश हैं, हमारे पास ज़्यादा फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास कई चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को शो करने की कोशिश करता है ताकि जो सामने वाला जो है वो डर जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा देश इस चीज़ों से डरने वाला नहीं है, उसकी शक्ति का हमको पता लग गया है। वो ऐसे हमारे ऊपर अटैक करने की नहीं कर सकता है वो, और करेगा भी तो वो मुँह की खा करके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम उस एरिया की जो टेरेन जो है, उस एरिया का जो स्थिति जो वहाँ की है वो इस प्रकार की है कि हमारे ट्रूप्स उसमें अभ्यस्त हैं, ट्रेंड हैं, उनसे कई लाख गुना ट्रेंड हैं, तो हम उनको वो कर सकते हैं, पूरी तरह से उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।
कैप्टन साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरीके से कारगिल के युद्ध के दौरान टाइगर हिल जैसे कुछ जो ऊंचाई वाले एरियाज थे वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी डोमिनेट करने लगी थी और ऐसे में एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे लिए क्रिएट हो गई थी, तो ऐसे में हाइट्स का क्या फ़ायदा मिलता है वो आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरीके से हम वहाँ पर लद्दाख में खास करके LAC में हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं एक हाइट पर। ये उनकी छद्म वो थी, उन्होंने रणनीति थी, उन्होंने हमको धोखा दे करके वहाँ पर वो कब्जा किया था। तो हमने उनको, हमारे पास, मैं कहा ना, हमारे अंदर विल पावर है, हमारी जो ट्रूप्स हैं, हमारे ट्रूप्स के अंदर बहुत विल पावर है हमारी, करके हमने वहाँ पर पूरी तरह से उनको परास्त करके, पूरी तरह से उन पॉइंटों को ओवरकम करके, वहाँ घुस करके उनको हमने परास्त किया। तो उनको विशेष उसका जो लाभ उठाना चाह रहे थे वो उनको मिला नहीं उसका लाभ। तो अब यहाँ पर जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना के पास तो, चाइना के क्षेत्र में, उस एरिया में तो हम लोग चाइना से ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आने की कोई चांसेस नहीं है। यानी कि मेन पावर विल पावर की। हाँ, देखो, विल पावर बहुत बड़ी चीज़ है। इक्विपमेंट भी जो हमने, जो हथियार, अम्युनिशन, जिस चीज़ का भी प्रयोग करना है वो आफ्टर ऑल करना तो सैनिकों ने है, मनुष्य ह्यूमन ने करना है। तो ह्यूमन के अंदर, जो मनुष्यों के अंदर जो सैनिक हमारे जो वहाँ पर डिप्लॉयड है, उनको विल पावर, बिल्डअप, जो उनका जो क्या कहते हैं, मोरल जो है वो हाई होनी चाहिए। और हाई मोरल तभी होती है कि जब उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता रहे, उनका देखभाल, उनके पास सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छी गुणवत्ता उस चीज़ की हो, तो इस चीज़ से ट्रूप्स का मोरल हाई हो जाता है। कमांडर बहुत स्किल्ड कमांडर हो, जिसके अंदर प्रतिभा हो, प्रतिभाशाली कमांडर, तो हमारे पास ऐसे सारे इस प्रकार के हैं। हमारी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया है, हमारे अधिकारियों की, हमारे ट्रूप्स की, नीचे वाले ट्रूप्स के जवानों की सुदृढ़ ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग का हमको लाभ मिलता है। हम लोगों के ट्रूप्स की जो है विल पावर सदैव बनी रहती है, उनके हमेशा वेलफेयर का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, रहन सहन, पहनना, सब चीज़ से वो पर्याप्त किया जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, चीन के राष्ट्रपति का भी एक बयान आया था कि उन्होंने अपनी सेना को प्रिपेयर रखने के लिए कहा है कि भाई किसी भी परिस्थिति में आप अपनी युद्ध की तैयारियों को पूरा करें, और वो ये उनका इसके पीछे क्या मकसद है, क्या चाहते हैं वो कि अपनी सेना की क्या परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं, क्या उनको संदेह है या शक है, किस तरीके से वो अपनी सेना को फिर से प्रिपेयर रखने की बात कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है? उनका राष्ट्रपति का बयान आया है कि हम अपने सैनिकों की ट्रेनिंग को और सुदृढ़ कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि उनके सैनिक इस जगह के, इस टेरेन में लड़ने के लिए पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं है, तो उनको और ज़्यादा हमारे उसमें जो अभी जो गलवान घाटी में हमारे साथ जो झड़प हुई थी, उनका जो उनको सबक मिला है कि वो बहुत बुरी तरह से परास्त होके गए हैं, तो उससे वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि हमें अगर ऐसी स्थिति आती है, पहले वो इसका हिम्मत नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो घबराए हुए हैं कि हम हिंदुस्तानी सैनिकों से जो हम बुरी तरह से मार खाएंगे। तो इसलिए उसके राष्ट्रपति के ये बयान आ रहे हैं कि ताकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रभाव जो है भारतीय सेना पर या भारत के ऊपर पड़े इस चीज़ का, ये दोनों चीज़ से डिप्लोमेटिकली भी और ग्राउंड लेवल की भी सिचुएशन दोनों को कनेक्ट करके ये चीज़ें वो उन्होंने बयान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि चीन ने पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जो कि वाकई में एक आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल उसने गलवान घाटी में भी किया था और आए दिन उसके सैनिकों के पास इस तरीके के हथियार मिलते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? पारंपरिक हथियारों का मतलब यह है कि जो गोला बारूद संबंधित नहीं होती हैं। पहले ज़माने में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एनेसेंट में अगर आप लोगों ने इतिहास में गए हों तो पहले ज़माने में भाले जो उसमें आदिकाल के जो वो थे,
भालों से, बर्छों से, इस किस्म डंडों से, इस प्रकार से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उसी प्रकार के हथियारों का जो कि हमको जिनकी उम्मीद नहीं थी कि उनके पास वो आएंगे भी, तो उनके पास भाई क्या कहते हैं, राइफलें होंगी, बैनर्स होते हैं उसके पर, इस किस्म के हथियार जो सैनिकों के हथियार जो ऐसे होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डंडों के ऊपर भाले लगा करके, उन पर कंटीले तार बांध करके वो इस प्रकार से लड़ाई के लिए उनको तैयार कर रखा, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए हो जाए कि हमने कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है और वहाँ इनसे हम उनको परास्त भी कर दें, ये उन्होंने किया था। लेकिन वो उन पर उल्टा ही पड़ा। हमारे सैनिकों ने उनसे ही उन हथियारों को छीन करके उन्हें मारा और वो इतने परास्त हुए कि वो होश नहीं संभाल पाए कि हमें अब करना क्या है। उनको भारतीय सैनिकों की स्थिति की जानकारी नहीं थी कि इतने अच्छे प्रिपेयर्ड है, इनके इतना हौसला है, इनकी मोरल स्थिति इतनी ऊंची है। यही पारंपरिक हथियारों का वो था, वो कोई विशेष बात नहीं है। अब हम भी उस चीज़ को अगर माना कभी ऐसी बात हो जाए तो हम भी अपनी स्ट्रेटेजी वैसे बनाएंगे उसको, कैसे करके उस किस्म के, ताकि वो जहाँ फायर आर्म की इस्तेमाल की वो है, बैन है फिलहाल उस एरिया में कि नहीं करेंगे, गोलियां नहीं चलेंगी। कई दिनों से गोली नहीं चली थी। ये 45-40 साल के बाद जो चाइना के साथ जो उस फ्रंट में जो है थोड़ा बहुत गोलियां चली, वो 45-46 साल के बाद बाद में चली हैं ये, तो वो भी बहुत मामूली मात्रा में। तो इसमें भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो स्ट्रेटेजी उसमें बनाते रहते हैं, बनेंगी, उसमें भी स्ट्रेटेजी बन जाएगी और हम लोगों को भी उस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करने के वो हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ कोई कमी नहीं है। कैप्टन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी वेस्टर्न कमांड को, ऐसा अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई है कि उनकी कुछ यूनिट्स को LAC पर डिप्लॉय किया गया है, और इसके पीछे क्या मकसद इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्यों वेस्टर्न कमांड के कुछ यूनिट्स को LAC पर डिप्लॉय किया है? हमेशा क्रॉस में होते, ओवरलैप में दोनों की जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारा वेस्टर्न का और नॉर्दर्न कमांड का जो एरिया है वो साथ में जुड़ता है, मिलता है, तो उसको ओवरलैप करके इस चीज़ को किया जाए ताकि किसी किस्म के फ्लैप्स न हो, बीच में कोई एरिया छूट न जाए। इधर से हमको पाकिस्तान से टेररिज्म का खतरा है, उधर से चाइना, ये करगिल वाला जो इलाका है जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये उस स्थिति वहाँ पर की वो है, वहाँ पर हमें ओवरलैप करके दोनों तरफ से इस एरिया को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ताकि हम दोनों के साथ जो है निगरानी एक साथ कर सके उसकी। तो यहाँ कोई इसमें अलग सी बात नहीं है, ये सामान्य चीज़ है। हम लोग जब ऑब्जर्वेशन या जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह से रखते हैं कि वो ओवरलैप करके रखा जाए ताकि कहीं कोई एरिया छूट न जाए हमारी नज़रों से। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है कैप्टन सर, आप तो उस एरिया में रहे भी हैं, और किस तरीके से वहाँ पर चाइना अरुणाचल प्रदेश में बार बार, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी और क्या रणनीति हमारे सैनिकों की अभी तक रही है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। आपको पता है कि चाइना शुरू से अरुणाचल प्रदेश को पर अपना दावा पेश करता है और वो हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस चीज़ को, कई बार इस चीज़ को उठा चुका है, लेकिन हर बार हमने उसके दावे को खारिज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते हैं। तो वो वहाँ पर कुछ न कुछ अपनी सैनिक गतिविधियाँ करता रहता है, छेड़ाखानी समझो या इनक्रोचमेंट समझो या इसके प्रयास करता रहता है। जैसे कि लद्दाख में है, लद्दाख में तो कम था पहले, अब अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा था, तो हम लोगों ने उसको वहाँ पर भी अच्छी तरह से सबक सिखा सका है और उसको अब किसी पे 1 इंच की भी अपनी ज़मीन में आने नहीं देते हम उसको। वहाँ पर भी उसकी गतिविधियाँ सारी कंट्रोल में है हमारी, वहाँ पर भी हमारी जिस प्रकार से यहाँ वेस्टर्न फ्रंट में है उसी प्रकार से हमने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में भी हमने अपने पूरे डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो वहाँ पर भी चाइना हमसे आगे नहीं है,
वहाँ पर भी चाइना हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी बता दो। सारा वो जो सिलीगुड़ी से लेकर के और पूरा अरुणाचल प्रदेश, सिलीगुड़ी तो नीचे बंगाल में आ जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश तो बहुत आगे है। नेफा जो उसका जो नॉर्थ फ्रंटियर एरिया कहते थे पहले, अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे है और वो चाइना के साथ लगा हुआ है। उसकी बॉर्डर, उसका जो हमारी जो LAC उसकी जो चाइना के साथ लगी हुई है, तो वहाँ पर भी हमारा जो है एक वो नहीं बनी हुई फिक्स पोस्ट, बॉर्डर पोस्ट वो नहीं बने वहाँ पर। सिमिलर जैसे लद्दाख में वैसे वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर भी ये जो LAC है वहाँ पर भी एक एरिया गैप रखा जाता है। कंटेनमेंट जोन बोलते हैं उसको, कंटेनमेंट जोन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर फिक्स कोई भी स्ट्रक्चर्स न तो हम बना सकते हैं, न वहाँ पर अपने डिफेंस को वो बना सकते हैं, न हम बना सकते हैं। लेकिन उस एरिया में पेट्रोलिंग होती है दोनों तरफ के ऑब्जर्वेशन। हाँ, नो मैन लाइन्स टाइप ही है वो, नो मैन्स लाइन बोलते हैं उसको या कंटेनमेंट जोन कहते हैं उसको। तो वहाँ पर भी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और चाइना को हम किसी भी हालत में अपनी ज़मीन में नहीं आने देंगे। धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो राय है वो हमारी जनता तक भी पहुंच सके और एक जो आपने एक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है उसका जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उससे भी हमारे दर्शकों को भी रूबरू कराया जा सके, ताकि वो लोग आगे ये चीज़ें अपने सामान्य ज्ञान में भी रख सकें कि भाई किस तरीके से हमारी सेना की स्ट्रैटेजीज और किस तरीके से हम लोग अपने आप को मजबूत बना सकते हैं डिफेंस के क्षेत्र में भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी, हमने जितना भी हमें जानकारी थी उतने हमने आपके साथ शेयर कर दी है। जब कभी आगे भी कोई इस किस्म की आवश्यकता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का, स्थिति की जानकारी देने का। धन्यवाद।